डॉक्टर अमित द्विवेदी प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो ईडीआई का है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट, उसको ये हेड करता है। लाइक टू नो व्हाट इज ईडीआई's विजन एंड मिशन? सेकेंड जनरेशन और फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। दूसरा बड़ा मिशन रहा है कि इसमें जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनको तैयार करना। ईडीआई ने दिव्यांग भाई बहनों के लिए बहुत काम किया है। वी हैव अ सेंटर हियर, Center for Empowerment of Differently Abled. About 15,000 दिव्यांग persons in the state. 50% से 70% beneficiaries women हैं। Changes do you see in this whole ecosystem in last decade? आज लगभग 1.5 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स हैं। इसकी परिभाषा बनाई गई जो पहले थी ही नहीं। स्टार्टअप एक ऐसा शब्द नहीं जो गांव के लोग नहीं जानते हैं, वो भी जानते हैं। Amazon हो या फ्लिपकार्ट हो या स्नैपडील हो या मिंत्रा हो या मीशो हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईडीआई के साथ मिलकर स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया और गाँवों में स्टार्टअप्स कैसे हो सके उनके लिए पूरा एक मॉड्यूल ईडीआई नहीं बनाया, पूरा मॉडल बनाया। क्योंकि एक महिला है, उसका अपना स्टार्टअप तक की बात इस देश में पिछले 10 साल में हुई है। सक्सेस स्टोरी हो जो आप नरेट करना चाहें। का बिजनेस उसके पिताजी खाखरा की मशीनें बनाते हैं कि सर मैं खाखरा बनाने का प्लान लेके आया हूँ। आज वो लोग बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं और भरूच के रहने वाले हैं। मतलब मशीनें बना रहे हैं, फिर चपाती की मशीनें बना रहे हैं। उस मशीन को इनोवेट करके बड़ी साइज से छोटी साइज पे कर दिया है। एक स्टूडेंट है हमारी जो वडोदरा की है और उसने मास्क बनाया, मास्क बना के बेचा और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जो टीम है उसने अपनी टी शर्ट की पीठ पर उसका नाम लिखा। और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाउ इज ईडीआई डिफरेंट देन अदर कन्वेंशनल? ईडीआई जो है वो नॉलेज ड्रिवन इंस्टीट्यूशन है। And absolutely incredible episode being recorded. Welcome back to the new episode of EDI Podcast Season 3, where we bring minds that shape the future of entrepreneurship in India. दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक एक्सपर्ट जिनका बहुत बड़ा योगदान है एंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप को शेप करने में इंडिया में। उनका योगदान है स्टार्टअप पॉलिसी और एमएसएमई पॉलिसीज बनाने में और उसके लिए एडवाइस करने में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित द्विवेदी। ये प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो ईडीआई का है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट, उसको ये हेड करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए। एंड मैं मानता हूँ कि आज बहुत सारा इंसाइट्स और फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स आप शेयर करेंगे जो हमारे ऑडियंस को बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज इस पोस्टकार्ड को शूट करने के लिए। शायद हम लोग जो डिस्कशंस करेंगे बहुत सारे ऐसे बिंदु इसमें निकल के आएंगे जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, आजकल के युवाओं के लिए ज़रूरी हैं, एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू मेक देयर करियर इन एंटरप्रेन्योरशिप। राइट। So EDI has been working both for corporates and governments. Right. And we'll try to bring out all those insights that we have after interacting with these departments, ministries and stakeholders. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको शेड्यूल करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए। Thank you. Sir, first thing I would like to know, you have been associated with entrepreneurship ecosystem since long. EDI के साथ आप जुड़े हुए हैं since last almost 14 years. I would like to know what is EDI's vision and mission? EDI जब शुरू हुआ एक संस्थान के रूप में तो एक बड़ी समस्या ये थी कि जो इंस्टीट्यूशंस थे जो सपोर्ट करते थे नए एंटरप्रेन्योर्स को, उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी। Right. और इसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी अपने एंटरप्राइज को रन करने के लिए। ईडीआई जैसे संस्थान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम लोग लोगों को ट्रेन करेंगे, तैयार करेंगे और उसके बाद उनको जो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है उसका सही उपयोग हो पाएगा। सो ईडीआई एज अ लीडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप decided to play a very important role in creating ecosystem and also the support which is required for first generation entrepreneurs as well as second generation or family business entrepreneurs. और एक तो हो गई एंटरप्रेन्योर्स की बात। ईडीआई का दूसरा बड़ा मिशन रहा है कि इसमें जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनको तैयार करना, ताकि जो एंटरप्राइजेज हैं सस्टेनेबल रह पाएँ, बिजनेस अच्छा कर पाएँ, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और मुझे लगता है पिछले 14 साल से काम करते हुए
कि ईडीआई ने हर उस वर्ग को इम्पैक्ट किया है जो उद्यमिता में या तो सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, या उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहता है, या उद्यमिता के नए नए अवसर उत्पन्न कर रहा है। ओके। और ये चाहे सरकार से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो, उन सबके साथ ईडीआई ने मिलकर काम किया हुआ है। तो अगर विजन मिशन एक शब्द में मैं बोलूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ही एकमात्र उद्देश्य है ईडीआई का। और इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से जो देश की इकोनॉमी है, खासतौर से जो निचला तबका है, राइट, जिसको हम बॉटम ऑफ द पिरामिड कहते हैं, उनके डेवलपमेंट, उनके एम्पावरमेंट के लिए ईडीआई ने बहुत काम किया है। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो ईडीआई ने दिव्यांग भाई बहनों के लिए बहुत काम किया है। वी हैव अ सेंटर हियर, Center for Empowerment of Differently Abled. Okay. And we impacted about 15,000 Divyang persons in the state. Wow. We have been helping women power in very big way. Right. हमारी 60% से 70% बेनिफिशियरीज विमेन हैं। और इकोसिस्टम की बात करें तो टॉप लेवल से लेके आप कहें जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मिलने से लेके, उनको सेंसिटाइज करने से लेके, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर या स्कूल के टीचर्स तक पे हम लोग काम करते हैं। Excellent. और जहाँ पे संभावना हो सकती है वहाँ पे हम लोग उद्यमिता विकास के सारे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं। तो बहुत बड़ा विजन लेके ईडीआई चल रही है और हर साल एक नया अचीवमेंट होता है। हर प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत सिंसियरिटी के साथ ईडीआई इस फील्ड में काम कर रही है। एक्सेलेंट सर, मुझे ये जानना था कि नाउ स्टार्टअप हैज़ बिकम द बज़ वर्ड, कूल वर्ड, सबको फाउंडर बनना है, राइट? What changes do you see in this whole ecosystem in last decade? ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए कि ये वास्तव में बहुत बड़ा चेंज आपको, हम सबको देखने को मिला है। 10 साल पहले जाते हैं तो कुछ 500-700 स्टार्टअप हुआ करते थे। आज लगभग 1.5 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स हैं। इसकी परिभाषा बनाई गई जो पहले थी ही नहीं, राइट। और इसको तैयार करने के लिए सरकार ने और पूरे देश के इकोसिस्टम प्लेयर्स ने इतना काम किया है इसके ऊपर कि आज स्टार्टअप एक ऐसा शब्द नहीं जो गांव के लोग नहीं जानते हैं, वो भी जानते हैं, बल्कि उपयोग करते हैं। अगर आप देखें तो अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट हो या स्नैपडील हो या मिंत्रा हो या मीशो हो, इसका उपयोग गाँवों तक है और लोग जानते हैं कि स्टार्टअप है। और भी बड़ी बात हुई तब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईडीआई के साथ मिलकर स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया। ओके। SVEP। ओके। ईडीआई एक नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है MORD का, और उसने SVEP शुरू किया। एक और संस्था है हमारे देश की ही। और गाँवों में स्टार्टअप्स कैसे हो सके, उनके लिए पूरा एक मॉड्यूल ईडीआई नहीं बनाया, पूरा मॉडल बनाया और उस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। 15 से अधिक स्टेट्स में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो यूनिकॉर्न्स तक की बात से लेके जी, और गांव की एक महिला है उसका अपना स्टार्टअप तक की बात इस देश में पिछले 10 साल में हुई है। ओके। और जो इकोसिस्टम की बात है तो VC फंडिंग से लेके गांव के माइक्रो फाइनेंस फंडिंग तक की सफल कहानियां हमको सुनने को मिलती हैं। बहुत बड़ा चेंज है। हर एक बच्चा, अगर देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बात करते हैं कि अपना स्टार्टअप करेंगे। यस। कॉलेज के बच्चे तो करते ही हैं और बड़े संस्थानों के बच्चों का तो फोकस ही है स्टार्टअप के ऊपर, क्योंकि स्टार्टअप 2-3 तरह की चीज़ें देता है जो मेरी समझ में आया है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी वरीयता मिल रही है, इंपॉर्टेंस मिल रही है। फर्स्ट, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। राइट। You don't need to come in the formals, sit in the office, 8 hours job, काम करना है, and then you need to do something for somebody else. Yes. You are trying to fulfill vision of somebody else, जो आजकल के बच्चों को पसंद नहीं है। उनको लगता है कि अपना कुछ हो, ये आइडिया मुझे लगता है उस पर जान लगा देंगे, उसको पूरा करने के लिए वो दिन रात काम कर लेंगे, वो 10 दिन लगातार काम करेंगे, 4 दिन ट्रैकिंग करने चले जाएंगे उसके बाद से। तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, पहला। दूसरा, इसमें क्रिएटिविटी का स्कोप बहुत बड़ा है। Yes. बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं, उनको लगता है कि इसकी वैल्यू है मार्केट में और मुझे इस पर काम करना चाहिए। तो ये अट्रैक्शन बढ़ता है स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप की तरफ बच्चों की ओर से। और तीसरा, सरकार ने हर सुविधा जो हो सकती है दी है। इनक्यूबेटर्स की बात करें तो आज हमारे देश में सैकड़ों इनक्यूबेटर्स काम कर रहे हैं जी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनक्यूबेटर्स हैं, नीति आयोग के इनक्यूबेटर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के इनक्यूबेटर्स हैं, कुछ रूरल इनक्यूबेटर्स प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो हर तरफ से स्टार्टअप को एक गति मिल रही है, एक सपोर्ट मिल रहा है
और इसकी वजह से अब ये कोई नया वर्ड नहीं रह गया, ये कुछ एलियन वर्ड नहीं रह गया, सबको पसंद आने लगा है। बच्चे कर रहे हैं, मिड करियर ब्रेक लेके लोग कर रहे हैं जी जी। और काफ़ी सफल हो रहे हैं। यूनिकॉर्न्स देखेंगे मिड करियर ब्रेक लेके लोगों ने शुरू किया हुआ है। तो मैंने ये देखा है कि 10 सालों में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन बना है और इसमें हमारे जैसे संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर मैं थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाऊं तो 2016 की स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी AICT की, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वी वर द लीड इंस्टीट्यूशन इन मेकिंग दैट पॉलिसी। इन फैक्ट इट वाज डेवलप्ड हियर इटसेल्फ, EDI में डेवलप किया गया। ऑनरेबल DG एंड बहुत सारे मेंबर्स थे, उनके साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स हुई और उसके बाद उसको क्राफ्ट किया गया यहाँ पर, विच वाज रिलीज्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस 2016 AICT स्टार्टअप पॉलिसी। और उसमें यह रखा गया कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है पढ़ाई में भी, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ क्लासेस का उनको छोड़ने का स्कोप मिलता है और उस समय में स्टार्टअप के पे काम करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। और ये परिवर्तन से बहुत सारे स्टार्टअप देश में आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ा फेवरेबल टाइम है और स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही उपयोगी समय है, हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए। सो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर ओन वेंचर, यू नो, गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की, क्या अगर आप समझा सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए शॉर्ट में ब्रीफली कि क्या है ये इंक्यूबेशन सेंटर्स, क्या है? अब इंक्यूबेशन वर्ड जो है वो बताता है कि प्री मैच्योर चीज़ को डेवलप करने के लिए इंक्यूबेशन की जरूरत होती है। ठीक है। अक्सर हम लोग अस्पतालों में सुनते हैं इसको, जहाँ पे प्री मैच्योर बेबी होता है और उसको एक ऐसे बास्केट में रखा जाता है जहाँ पे येलो लाइट्स की जाती हैं और उसको डेवलप किया जाता है। देश दुनिया में बाहर लाने से पहले उसको वहाँ पे डेवलप करना पड़ता है ताकि वो बाहर जाके सर्वाइव कर पाए। ये शब्द वहीं से लिया गया है, इंक्यूबेशन का शब्द वहीं से लिया गया है। और उसका ये मानना है कि जो कुछ इस व्यवसाय के बाजार में जा रहा है उसको पहले तैयार कर लो, मैच्योर कर लो, उसको इस लायक बना लो कि वहां जाके सरवाइव कर पाए। और इसीलिए इंक्यूबेशन, बिजनेस इंक्यूबेशन हम कहते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो व्यवसाय जा रहा है मार्केट प्लेस पर, इट नीड्स टू बी डेवलप्ड प्रॉपर्ली सो दैट इट कैन सस्टेन। अगर वो प्री मैच्योर चला गया तो फेल होने के पूरे चांसेस हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसको पहले बोलते हैं कि भैया तुम इंक्यूबेशन सेंटर में जाओ और अपने मॉडल को टेस्ट करो, डेवलप करो, सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करो, गुड बैड सब टेस्ट करो, जो वर्स्ट कंडीशंस हैं उनको एक बार देखो कि क्या तुम उसमें भी सर्वाइव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। और ये प्रोसेस होने के बाद अगर उन सभी जितने भी हमारे टर्म्स कंडीशंस हैं उन सब पे अगर सही बैठता है, मापदंडों से निकलता है, तब फिर वो समझ सकता है कि वो बाहर भी चल पाएगा, तो उसको बाहर भेजते हैं। तो इंक्यूबेशन सिस्टम में अभी स्टार्टअप्स को स्क्रीनिंग करते हैं, जो इंक्यूबेटर्स हैं वो स्काउट करते हैं, वो जाते हैं बच्चों से मिलते हैं, भैया तुम्हारा आइडिया कौन सा है, उसमें क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है, उसमें बिजनेस मॉडल क्या अप्लाई कर रहे हो, कस्टमर क्या है, कस्टमर क्यों लेगा आपसे सर्विस, ये सब कुछ पूछते हैं। उसके बाद से कहते हैं ठीक है आप हमारे इंक्यूबेटर में आइए और हमारे इंक्यूबेशन फैसिलिटी में आपको हम इसको डेवलप करने का पूरा मौका देंगे, क्योंकि हमारे पास मेंटर्स हैं, हमारे पास स्कीमों का कंपाइलेशन है, हमारे पास कुछ सपोर्ट्स अवेलेबल हैं और हमारे पास एक जगह भी है जहाँ पे बैठो आप और हम सारी एनर्जी को चैनलाइज, सारी सुविधाएं और रिसोर्सेज आपको देंगे ताकि आप मार्केट में जाने के लिए चाहिए हो। बिल्कुल। इससे बच्चों को बहुत लाभ मिला है, क्योंकि आप सोचिए कि जो बच्चा अपना स्टार्टअप कर रहा है वो कहाँ ढूंढेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कहाँ ढूंढेगा मार्केट रिसर्च के डेटा को, कहाँ जाएगा CMI का डेटा सेट खरीदने जो लाखों रुपए का होता है, तो उसको एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है। और जब वो सीख लेता है फिर वो मार्केट में जाता है, फिर यूनिकॉर्न्स बनते हैं, हम देख रहे हैं। तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है इंक्यूबेशन सिस्टम से। सर मैं जानना चाहूँगा, आप इतने टाइम से हैं, क्या अगर आप कोई स्टूडेंट की स्टोरी हो, सक्सेस स्टोरी हो जो आप नरेट करना चाहें, बताना चाहें, जो हमारे ऑडियंस को थोड़ा इंस्पायरिंग फील कराए? बहुत सारे, इनफैक्ट मैं कुछ कोर्सेज लेता हूँ जिसमें मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। और उसमें मैं और फैमिली बिजनेस पढ़ाता हूँ, और उसमें मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपको जो प्रोडक्ट पे काम करना है, जो सर्विस पे काम करना है, उसके कॉस्ट बिहेवियर को समझो और उसके पूरे जो प्रोसेस है उसको समझ के एक प्लान बनाओ
कि आपको किस स्केल पे ऑपरेट करना है, कितना काम करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, कब ब्रेक इवन आएगा, कब प्रॉफिटेबिलिटी में चले जाओगे, कितने में तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगा, वगैरह वगैरह सारी टेक्निकलिटीज़। एक स्टूडेंट है हमारा जिसकी मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा। वो स्टूडेंट हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में मिला और उसका प्लान था कि वो खाखरा का बिजनेस, उसके पिताजी खाखरा की मशीनें बनाते हैं, अभी भी है, बहुत अच्छा व्यवसाय। खाखरा बता दें जरा। खाखरा यहाँ का मतलब गुजरात में खाखरा हर घर में उपयोग होने वाली चीज है, स्नैक है और उसको बड़े पसंद से चाय के साथ और खाया जाता है। वैरायटी है उसमें, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी है उसमें। और उसके वो जो स्टूडेंट है उसकी मशीनें बनाते हैं उसके परिवार में लोग। अच्छा, तो उसका एक प्लान था कि मैं खाखरा बनाना चाहता हूँ और प्लान लेकर आया और हम लोग जैसे हर बच्चे के साथ हम लग जाते हैं उसका डीपीआर बनाने में और उसकी कॉस्टिंग निकालने में, शाम तक देर तक बैठते हैं। एक अलग तरह का संबंध होता है हमारे यहाँ बच्चों के साथ। हम लोग उनके साथ उस बिजनेस को हम भी जीते हैं। एक अलग अनुभव होता है, इसलिए बच्चे आज भी पास होने के बाद, निकल जाने के बाद, बल्कि उसके बाद ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाते हैं। जिस समय पढ़ रहे होते हैं उस समय थोड़ा सा कम होते हैं, और निकलने के बाद अहमियत ज़्यादा पता चलती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि सर मैं खाखरा बनाने का प्लान लेके आया हूँ। प्लान लिया, खाखरा बनाया। घर में शुरू में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, जो हर फैमिली बिजनेस में होती है, क्योंकि जो फैमिली बिजनेस बनाया है वो शुरू से जो स्क्रैच से तैयार किया है उसके अपने कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं जिन पे फॉलो करता है। वो बच्चा कन्विंस कर पाया और उसके बाद से उसने वो व्यवसाय शुरू किया। आज वो लोग बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं और भरूच के रहने वाले हैं। मतलब मशीनें बना रहे हैं, फिर चपाती की मशीनें बना रहे हैं। उस मशीन को इनोवेट करके बड़ी साइज से छोटी साइज पे कर दिया है, जिससे हर छोटा बड़ा एंटरप्रेन्योर परचेज कर पाए। इनोवेशन से एफिशिएंसी इंप्रूव कर दी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। और उनको कई सारे अवार्ड मिल गए और अभी तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में बेच रहे हैं मशीनों को। तो हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं, वो जिस व्यवसाय से आते हैं उस व्यवसाय को तो जाके बहुत बड़ा कर देते हैं, लेकिन जो सीख के जाते हैं उसको ग्लोबलाइज करते हैं। मतलब इंटरनेशनलाइजेशन का जो कंसेप्ट है फैमिली बिजनेस का, ऐसे हमने देखा है बच्चों में यहाँ से जाने के बाद से करते हुए। बहुत सारी गर्ल्स हैं। एक स्टूडेंट है हमारी जो वडोदरा की है। पेंडेमिक के टाइम में वो पढ़ रही थी और उसने सबसे पहला चीज़ मास्क बनाया। पेंडेमिक में मास्क बनाया और मास्क बना के उसको बेचना शुरू किया। वो फर्स्ट ईयर में ही थी जब उसने बना लिया और उसके लिए कह सकते हैं कि पेंडेमिक एक बहुत बड़ा संयोग रहा, अच्छा अवसर लेकर आया और उसने मास्क बनाया, मास्क बना के बेचा। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जो टीम है उसने अपनी टी शर्ट की पीठ पर उसका नाम लिखा। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट, जो ग्लोबल रिपोर्ट निकलती है, उसमें उसकी सक्सेस स्टोरी भेजी और ग्लोबल रिपोर्ट ने उसकी सक्सेस स्टोरी को पब्लिश किया, जो पूरी दुनिया मतलब 50 देशों में रिपोर्ट जाती है। उसके बाद से अभी वो कुछ राइस सेक्टर में काम कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। शी इज अ गर्ल और इतना बड़ा काम करे। तो मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बच्चे बहुत बड़ा सपना लेकर आते हैं जी, और वो जी जान लगाते हैं पूरा करने के लिए। और मैं देखा कि जितना शायद वो सोचते हैं उससे बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लेते हैं बहुत कम समय में। कहीं न कहीं यहाँ जो नेटवर्क मिलता है, जो पीयर का लर्निंग होता है, जो फैकल्टी का बिल्कुल फील्ड का एक्सपीरियंस मिलता है, जो शायद बाकी बड़े भी स्कूल्स में नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी फील्ड में नहीं उतनी जा पाती है। और हमारे यहाँ के बच्चों को जो 24/7 कैंपस की फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, हमारे इंडस्ट्री मेंटर्स हैं, और हमारा जो एलुमनस है, हमारा जो एलुमनाई है, नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि एक दूसरे को हैंड होल्ड करके, मेंटर करके जो सक्सेस स्टोरीज निकल रही हैं उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, आप हेड करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट को ईडीआई में। अभी जितने भी स्टार्टअप्स हैं, वी एज अ फाउंडर डू नॉट सी गवर्नमेंट एज आवर पार्टनर और अ क्लाइंट. We would like to understand if a founder would like to associate with any projects, government projects, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पर उस डोमेन में? ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ओके अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का जो पूरा बजट है वो दूसरे किसी के लिए है। अगर हम बहुत ध्यान से सोचें, गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा सा बजट जो पेश होता है, वो गवर्नमेंट करती क्या है? तो गवर्नमेंट सर्विसेज परचेज करती है या सामान परचेज करती है। कहीं पे राशन परचेज कर रही है बांटने के लिए, कहीं पे इंटरनेट परचेज कर रही है लोगों तक पहुंचाने के लिए, कहीं पे कैमरे लगा रही है, कहीं पे सड़क बना रही है,
कहीं पे वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स परचेज कर रही है। Yes. बहुत बड़ा बजट होता है गवर्नमेंट का। शायद हमारे देश में अभी तक अवेयरनेस नहीं हो पाई है स्टार्टअप्स में कि गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है। ओके। फॉर्चुनेटली हम लोगों ने ईडीआई में एक कोर्स शुरू किया है जो चलता है फर्स्ट ईयर में, डूइंग बिजनेस विद गवर्नमेंट। अच्छा, एक कोर्स है, पूरा प्रोग्राम है? हाँ। अच्छा, क्या गवर्नमेंट के duration है? साथ व्यवसाय करने के सारे तरीके हम बताते क्या हैं। ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम का? ये पूरा एक कोर्स है, ये फर्स्ट ईयर में कोर्स होता है, डूइंग बिजनेस विद गवर्नमेंट। ओह वाओ। और इसमें ओरिएंटेशन में हम इस पे पूरी बात करते हैं। हर बच्चे को बताते हैं कि तुम्हें अगर काम करना है तो देखो गवर्नमेंट को जानो। गवर्नमेंट एक एलिफेंट है, इतना बड़ा बायर है कि आप सोचिए बड़े बड़े बायर्स उससे बाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बड़ी टॉप 10 कंपनियों का नाम ले तो गवर्नमेंट से सबसे बड़ा उनका बिजनेस चलता है, चाहे एल&टी हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे आपका यहाँ पे रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, आप सब पढ़ते हैं अखबारों में। सबसे बड़ा बिजनेस तो गवर्नमेंट के साथ है और हम इनसे बिजनेस करना चाहते हैं। तो हम गवर्नमेंट से सीधे क्यों नहीं बिजनेस कर सकते जबकि गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं। अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने कई सारे क्लॉज बदल डाले हैं स्टार्टअप्स के लिए। ओके। कि आपको कहीं कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको ईएमडी नहीं देना है जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। ओके। कहीं पे टेंडर फी में फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं पे एक्सपीरियंस में कटौती कर दी है कि किसी को दूसरे को कंपनी को 5 साल चाहिए, स्टार्टअप को 3 साल चाहिए। ओके। या फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो स्टार्टअप्स के लिए की गई हैं। अवेयरनेस की कमी है। दूसरा जो चीज होता है, गवर्नमेंट जिसके साथ व्यवसाय करती है उस एंटरप्राइज का डॉक्यूमेंटेशन हमेशा पूरा होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसा एंटिटी है जो सब कुछ चेक करेगा, सब कुछ जानेगा हम किसके साथ काम कर रहे हैं। और जो हमारे युवा उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको शायद सब डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा नहीं हो पाता है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव योर उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, or you are registered with the Startup India portal, Yes. or you're incubated in an incubation center supported by Government of India or state government. Right. You have the tax certifications with Yes. you. Yes. You have the patent जिसमें आप काम कर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जी। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है गवर्नमेंट के साथ Okay. काम करना। मैं यहाँ पे एक उद्यमी को जानता हूँ, वो ड्रोन के फील्ड में काम करते हैं और वो ड्रोन सप्लाई करते हैं जो गवर्नमेंट का जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसको देते हैं ड्रोन की सर्विस। और वो जो मिट्टी की कटाई होती है माइनिंग में, तो उनका ड्रोन ऊपर से मेजरमेंट करके बताता है रियल टाइम में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि आज इतने का ब्लॉक कट के यहाँ से निकला हुआ है। एंड ही इज मेंटेनिंग अबाउट 100+ ड्रोन्स। उनका बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा हो गया। वो 2 ड्रोन से शुरू किए थे मेरे सामने और उनके पास कुछ 125 के अधिक ड्रोन हो गए हैं। और वो अब इस देश में नहीं, दूसरे देशों में भी काम करने लगे हैं गवर्नमेंट के साथ। ओके। तो यहाँ गवर्नमेंट के साथ काम करने से प्रोफाइल भी बहुत बड़ी हो जाती है। अगर कोई स्टार्टअप गवर्नमेंट का कोई एक ऑर्डर मिल गया तो उसका एक तो ऑर्डर छोटा नहीं होता, गवर्नमेंट का ऑर्डर बहुत बड़ा होता है। और अगर आपने उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो आपकी हिस्ट्री बन गई। हिस्ट्री के साथ साथ आपका जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूव हो गया, आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन गई क्योंकि आपके गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जी। और आप अगर थोड़े से भी सिंसियर हैं तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है कि भाई आपने काम अच्छा किया है, और वो काफ़ी होता है दूसरी जगह जाने के लिए। और जो संस्थाएं, जो स्टार्टअप्स गवर्नमेंट में काम कर लेती हैं, कॉर्पोरेट में उनको चुटकियों में काम मिल जाता है। जी जी जी। तो प्रयास ये करना चाहिए। मैं तो हर बच्चे से कहता हूं कि तुम गवर्नमेंट में पहले ट्राई करो। गवर्नमेंट अप्रिशिएट कर रही है, गवर्नमेंट चाहती है। फॉर एग्जांपल अभी इवेंट मैनेजमेंट मान लीजिए कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट तो कितने सारे इवेंट्स करती रहती है, उसमें 1000 तरह की चीजें सप्लाई करनी होती हैं। आप उसमें से कोई एक पकड़ लो, कहीं एक पे पहले काम करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपको वेंडर्स लिस्ट में आ जाओगे। गवर्नमेंट के वेंडर लिस्ट में आपको सीधे आगे से इनवाइट आना शुरू हो जाएगा कि भाई यहाँ पे इवेंट हो रहा है, एंड इन केस यू आर रेडी यू कैन कम एंड यू कैन सबमिट योर बिड। तो ये बहुत बड़ा अवसर है गवर्नमेंट में काम करने का। सर, तो ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लाए? लेट्स से इफ आई हैव अ स्टार्टअप, एक फाउंडर है, छोटा होता है, उसे लगता है कि अदानी, रिलायंस, इतने बड़ी बड़ी कंपनी से कहाँ पे मैं उनके सामने खड़ा रह पाऊँगा? कहीं पे एक डेटाबेस क्रिएट होता हो, कहीं पे इंक्वायरीज मुझे अगर जानना हो, अगर आप एग्जांपल दे पाए किसी एक इंडस्ट्री को लेकर। इवेंट मैनेजमेंट की बात हम करते हैं, उसी की बात कर लें। ठीक है। अभी आप देखिए कि जो ब्रोशर्स प्रिंट होते हैं, राइट, ब्रोशर डिजाइन और उसको सोशल मीडिया पर ले जाना, इतना बड़ा काम है गवर्नमेंट के स्पेस में। ये पूरा इवेंट उसी के हिसाब से ड्राइव होता है। अभी जो युवा हैं उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक है, वो तो जानते हैं सोशल मीडिया को, बड़े अच्छे से जानते हैं। उनको क्रिएटिव बनाना भी आता है, उनको वीडियो बनाना आता है,
उनके पास कुछ ड्रोन रेंट पे लेकर छोटा मोटा शूट करके काम कर सकते हैं। Right. तो ये सीधा पहला ही सेगमेंट है जहां पे एंट्री कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैं Okay. एक एग्जांपल और दूंगा। मेरे 2 स्टूडेंट ईडीआई के पास आउट, वो लोग सबसे पहले आए हमारे पास कि सर हमने एक स्टार्टअप बनाया है और वो सोशल मीडिया का काम करेगा। ओके। तो अभी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, इस समय दूसरे सेक्टर में हैं। तो मैंने कहा सोशल मीडिया से क्या काम करो, तो हम सर कंपनियों के लिए सोशल मीडिया का काम करेंगे। ठीक है, Okay. अच्छा है। तो इसमें क्या करोगे, तो हम उनके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उनके पेजेस मेंटेन करेंगे। ये बात है लगभग 8 साल पहले की बात है। ठीक है। फिर उन लोगों को लगा कि सोशल मीडिया का तो सेट हो गया, अब वो स्विच कर गए हाइड्रोपोनिक्स में। अच्छा। और हाइड्रोपोनिक्स में जाके उन लोगों ने नए नए फार्म सेटअप करने शुरू कर दिए। हम्म। वो हाइड्रोपोनिक्स गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट चाहती है हाइड्रोपोनिक्स एक्वापोनिक्स फार्म सेटअप हो, जिसमें लेट्यूस ग्रो किया जाता हो, जिसमें जो ऑर्नामेंटल वेजिटेबल्स है वो ग्रो की जाती हो, जो होटल्स में यूज होती है ऐसी एक्सोटिक वेजिटेबल्स, मशरूम्स हो गया, ब्रोकली हो गया। राइट। अब वो लोग इसमें आ गए हैं और उनका काफी बड़ा व्यवसाय खड़ा हो गया है, गवर्नमेंट के साथ भी प्राइवेट के साथ भी। शुरुआत की थी सोशल मीडिया से। मेरा ये मानना है कि हर स्टार्टअप को कहीं न कहीं एंट्री करना चाहिए गवर्नमेंट स्पेस में। राइट। यू डोंट नो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर आपको कह सकते हैं कि भाई तुम अगर ये कर पा रहे हो तो क्या मेरा ये भी काम कर पाओगे। और गवर्नमेंट में उतना सिस्टम टफ नहीं है कि जैसे केवल बिडिंग होगी, उसका टेंडर खोलेगा, उसमें हम जाएंगे, L1 होंगे तब मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका काम अच्छा है और गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है काम अच्छा, उसको काम देना है। राइट। और जो युवा है, जो यूथ है, जो जस्ट कैंपस से पास आउट करके जो स्टार्टअप किया है, उसके लिए अवसर बहुत सारे हैं। अच्छा। और हम लोग देख रहे हैं देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी भारत सरकार की संस्थाएं इन स्टार्टअप्स को जगह दे रही हैं कि आप आइए, फोरम्स में भेज रही हैं। बहुत सारे डेलीगेशंस जाते हैं देश के बाहर, स्टार्टअप्स को भेज रहे हैं वहाँ डेलीगेशंस के साथ कि जाइए वहाँ देख के आप आइए, उसके बाद ऐसा काम यहाँ पे करिए। ओके सर, ऐसी कोई संस्था और मे बी you can suggest some low hanging fruits, certain areas, fields where startups or founders can work with government projects, any industries if you can guide। आपने एक बताया इवेंट मैनेजमेंट का हो गया, ऐसे और अगर 2-3 आप सजेस्ट कर पाए। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हम लोग ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन होते हैं। ओके। SRLM बोलते हैं उनको। ओके। हर स्टेट में होता है और उनके पास लाखों लोगों को ट्रेनिंग देना होता है, लाखों की संख्या में। राइट। मतलब आप समझिए कि जो रूरल विमेन है, SHG की विमेन है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसको स्किल कर पाएँ, उसको हम ट्रेनिंग दे पाएँ, उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सिखा पाएँ, सोशल मीडिया के बारे में सिखा पाएँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग सिखा पाएँ। और ये जो सेगमेंट है इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, बहुत बड़ी मात्रा में। आप अगर देखें तो SRLM सैकड़ों की संख्या में स्किल डेवलपमेंट मिशंस की भी बात कर लें, जोड़ लें इसी में साथ में, हर स्टेट में स्किल डेवलपमेंट मिशंस भी होते हैं, इनको जोड़ लें तो सैकड़ों की संख्या में दे नीड ट्रेनिंग पार्टनर्स। ओके। स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स। ओके। नाउ यू सी स्किल्स का बहुत बड़ा लैंडस्केप है। उसमें टेक्सटाइल गारमेंट में ही 50 तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें IT से जुड़ी हुई 20-25 तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग्स होती हैं। और अगर कोई स्टार्टअप ट्रेनिंग्स में जाना चाहता है तो इस देश में मतलब उसको फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना काम है। पर आवर बेस पे पैसे मिलते हैं। ओके। पर पार्टिसिपेंट पर आवर बेस पे गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया हुआ है, कॉमन कॉस्ट नाम में। कुछ करना नहीं है आपको। आपको इस लेवल की ट्रेनिंग देनी है तो इस एक कैंडिडेट के लिए, एक बेनिफिशियरी के लिए 32 रुपये, 48 रुपये, 49 रुपये से रेट्स हैं। उस रेट से आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो आप एज ए ट्रेनिंग पार्टनर आपको जाके स्किल डेवलपमेंट में अपने को रजिस्टर करना है। ओके। एंड दे आल्सो सी गुड ट्रेनिंग पार्टनर्स जिनके पास अच्छी ट्रेनिंग की बेंच स्ट्रेंथ हो, दे आर मेंटेनिंग वेरी गुड नॉलेज प्रोडक्ट्स, मटेरियल, ट्रेनिंग कंपेंडियम, दे हैव वेरी गुड कनेक्ट विद इंडस्ट्री, मार्केट लिंकेज अच्छा करा सकते हो, प्लेसमेंट अच्छा करा सकते हो। तो ऐसे में सबसे आसान जो आप कह सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी है वो ट्रेनिंग में है, सबसे आसान। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट लिंकेज की और प्रोडक्ट डेवलपमेंट या ई-कॉमर्स लिंकेज की है। ओके। गवर्नमेंट इसमें खुद कुछ नहीं करती है। जैसे कि ONDC प्लेटफॉर्म्स हैं, Amazon है, फ्लिपकार्ट है और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ONDC तो गवर्नमेंट का खुद का प्लेटफॉर्म है। तो इस पे लिंकेज करने के लिए अभी जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, गांव में बन रहे हैं, शहरों में बन रहे हैं, गवर्नमेंट उसके लिए इनवाइट कर रही है एजेंसीज को कि आप आओ
और हमारे 50 प्रोडक्ट हर गांव से आप ऑन बोर्ड कराओ, ओके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑन बोर्ड कराओ। ओके अब उसमें फोटोग्राफी होती है अच्छे से, उसका डॉक्यूमेंट बनता है, उसका मटेरियल बनता है, ब्रोशर बनता है, कैटलॉग बनता है, उसको जीएसटी फाइल कराना पड़ता है और उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड करना पड़ता है। इसमें बहुत बड़ी डिमांड है और खासतौर से जो स्टार्टअप्स हैं, दे आर वेरी गुड इन आईटी। They know how to take a very good photograph, they know how to create a story, they know how to develop a brochure। ये सब करना उनके लिए बहुत आसान है जी। तो ये एक दूसरा बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे संभावना है। ओके तीसरा बड़ा सेगमेंट अगर हम कहें तो जो कॉलेज के जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट जो सेल्स हैं, राइट तो क्या हो रहा है कि अभी हर एजुकेशन डिपार्टमेंट, आई नो कपल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर दे आर फोकसिंग मोर ऑन द प्लेसमेंट्स, वेरी गुड स्किल्स, हाई एंड स्किल्स, एआई रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, ओके एंड दे आर वेरी मच ओपन टू इनवाइट इवन प्राइवेट प्लेयर्स। ओके In fact, they are signing a MOU with private players to come and train our people in AI, robotics, etc., etc. जी वहाँ पे भी बहुत बड़ी डिमांड है। अगर आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि आप 400 बच्चों को ट्रेन करके उनको प्लेस करा पाओगे, अच्छा आपको लगता है कि उनको कुछ स्किल सिखा के स्किलप्रेन्योरशिप कर लोगे, तो ये पूरा बड़ा फील्ड है और स्कूलों में बहुत काम हो रहा है। ओके ओके तो ये सारे सेगमेंट है। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं जहाँ पे स्टार्टअप नहीं कर पाता हो। सारे सेगमेंट्स हैं, बस अपने को प्लान करने की जरूरत है और गवर्नमेंट से कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है। मैंने ये भी देखा है, जो मैं इसका जो दूसरा एस्पेक्ट बता दूं आपको कि गवर्नमेंट क्या है, ये अगर हम देखें तो हमारे बच्चों को पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट मिलना किससे है, डिपार्टमेंट क्या होता है, मिनिस्ट्री क्या होती है, जी डायरेक्टरेट क्या होता है, सेक्रेटरी किसको बोलते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किसको बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी किसको बोलते हैं। अगर ये सिस्टम समझ में आ जाए तो आसान हो जाएगा शायद बिजनेस करना। और गवर्नमेंट के साथ एक बार बिजनेस करने वाले, मुझे नहीं लगता कि किसी और सेगमेंट में उतना बेनिफिट ले पाएंगे जितना बड़ा बायर गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट के साथ उनका बिजनेस शुरू होता है तो उनका मतलब हॉरिजॉन बहुत ब्रॉडन हो जाता है। तो गवर्नमेंट की डिमांड बड़ी है, गवर्नमेंट का लैंडस्केप बहुत बड़ा है। एक स्टेट गवर्नमेंट आप क्रैक करते हैं तो आपके सामने बाकी सारे भी 28 स्टेट गवर्नमेंट, 30 स्टेट गवर्नमेंट सामने पड़ी हुई है जहाँ पे आपको इक्वल सपोर्ट मिलने के पूरे चांस होते हैं। थैंक यू सर ये इंसाइट शेयर करने के लिए। अभी तक हमारे पॉडकास्ट में ये सब कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था एंड आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस है वो सुनेगी तो काफ़ी उनको अपॉर्चुनिटीज़ के विंडोज खुल गए हैं एंड दे वुड श्योरली सी नाउ गवर्नमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट दे विल गो ऑनलाइन, रिसर्च, फाइंड द डिपार्टमेंट एंड ट्राई टू कनेक्ट विद देम। सर आप फैमिली बिजनेस पढ़ाते हैं एंड I've always felt I also am an EDI alumnus and I had a family business but I ventured into new enterprise creation. But एक एंटरप्रेन्योर के लिए, फाउंडर के लिए जब वो अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करता है तो काफ़ी कठिनाई आती है। देर इज़ अ जनरेशन गैप बिटवीन योर पेरेंट्स, देर आर सर्टेन वेज द बिजनेस इज बिंग रन बाय योर फादर एंड ग्रैंडफादर। और छोटी सी चीज़, मतलब अगर आपको एक गमला भी यहाँ से उठा के वहाँ रखना है ना तो इट बिकम्स मतलब ना उनको एक्सेप्ट होता है और अगर आपको कुछ नए आइडियाज़ हैं तो वो एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो ब्रिज गैप कैसे करवाते हैं आप? ये बहुत बड़ी समस्या है जी। देखें तो फैमिली बिजनेस जब मैंने बहुत डिकोड किया इसको पढ़ाने से पहले, जब मैंने शुरू किया तो मैंने बहुत सारे फैमिली बिजनेस के जो लीडर्स हैं, करंट लीडर्स, उनको पढ़ा और वो ये कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट फैमिली रादर बिजनेस। ओके ये बहुत बड़ी बात है जो आप अगर इसको डिकोड करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तो वो ये कहते हैं कि फैमिली बहुत बड़ी चीज़ है। वो उसका एक आउटफिट बिजनेस आज एक्स है, कल वाई होगा और परसों जी हो जाएगा। ओके लेकिन फैमिली वही रहने वाली है, फैमिली वही रहेगी, फैमिली वही रहेगी। जाने के साथ हमारा बच्चा क्या करता है, जो आजकल का यूथ है, बिजनेस में चेंजेस करने की बात करता है। और ये जो बिजनेस है ये फैमिली का एक छोटा सा, एक आप कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग है या कह सकते हैं कि एक मैनिफेस्टेशन है। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो फैमिली है। वहाँ के बारे में सोचे बिना अगर हमने बिजनेस में कुछ भी किया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैमिली पे हो जाता है। क्योंकि उसका तो पहले फैमिली को समझो, फैमिली को समझे बिना बिजनेस में करोगे कभी चलेगा ही नहीं। और जिन लोगों ने आपके साथ पिछले 30 साल से काम किया, जो आपके यहाँ सुपरवाइजर होंगे, आपके यहाँ मैनेजर होंगे,
आप जाते हैं और आप समझते हैं कि आप इस जनरेशन के, आप अगले जनरेशन में आप लीड करने वाले हो, आप उनको समझाने की बात करते हैं, तो ना उनको अच्छा लगता है, ना करंट लीडर को अच्छा लगता है, जो आपके पापा होंगे, आपके अंकल होंगे, आपके ग्रैंडफादर होंगे जी। तो कहीं ना कहीं पहले बहुत समय देना पड़ता है समझने के लिए। जिन बड़ी फैमिली बिजनेसेस ने अपने को अच्छे से प्लान किया हुआ है, उन लोगों ने क्या किया है कि इंडक्शन प्रोग्राम बनाए हुए हैं फैमिली बिजनेस सक्सेसर के लिए। इंडक्शन प्रोग्राम कि वो प्रॉपर प्लान कर देते हैं कि कहीं से भी पढ़ के आएंगे, आपको यहाँ से शुरू करना है जी, आपको ये काम करना है और ये उसके बदले में मिलने वाला है, ठीक, फिर ये काम करेंगे, फिर ये मिलेगा, फिर ये काम करेंगे, फिर ये मिलेगा। लेवल्स बने हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की तरह से। बिल्कुल। आपको डिसीजन वाला रोल बहुत बाद में आने वाला है, जबकि बच्चा समझता है कि हमको जाने के साथ डिसीजन तो लेना है, गाड़ी की चाबी मिल जाएगी या चैम्बर का, ऑफिस के चैम्बर की चाबी मिल जाएगी और एक वर्टिकल मिल जाएगा, जो संभव ही नहीं है। वो बहुत समय लगता है बनने में, उस संस्थान को, उस कंपनी को, बिजनेस को, और आपको अर्न भी करना पड़ता है, अर्न करना। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि अर्न करने पे तो बहुत आसान हो जाता है जी। अर्न कर लो तो फिर तो समस्या ही नहीं है, उतना पेशेंस रखना है। लेकिन ये भी बात सही है कि थोड़ा सा जो जनरेशन में जो लीड कर रहा होता है, जो पेरेंट्स हैं या फिर जो अंकल्स हैं या जो ग्रैंडफादर हैं, उनको भी थोड़ा सा स्कोप छोड़ना होता है जो नया आता है। राइट। वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कहावत क्या है, कबीरदास का एक दोहा है कि गुरु कुम्हार शिख कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका मतलब यह है कि जो गुरु है वो एक कुम्हार की तरह से है, जो कुम्हार होते हैं, जो घड़ा बनाते हैं, और वो उनका काम है कि वो अंदर से हाथ लगा देते हैं और बाहर से चोट भी देते हैं। जहाँ घड़ा टेढ़ा होता है वहाँ उसको ठीक करने के लिए, और कंकड़ निकाल लेते हैं और उसको ठोकते हैं, ठोक के सीधा करते हैं, लेकिन अंदर हाथ हमेशा रहता है। तो इससे क्या है कि घड़ा टूटता नहीं है, और घड़े को एक अंदर से बल मिला हुआ है और बाहर से उसकी ठुकाई भी हो रही है, बैकिंग मिली हुई है। हाँ, उसको ठोक पीट के ठीक भी किया जा रहा है। ये रोल जहाँ जिन फैमिली बिजनेसेस में है वो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन जहाँ पर केवल है कि बस केवल कंकड़ ही निकालने वाली बात है, वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, वहाँ पे घड़ा फूट जाता है। तो अंदर भी हाथ रहना चाहिए और बाहर से भी। और जहाँ पे हुआ है वहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लें, TVS का ले लें, मुर्गप्पा का ले लें, आप GMR का ले लें, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, तो फैमिली बिजनेस में डू वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम जहाँ पे सारी चीज़ें जो एस्पेक्ट्स हैं, हाउ अ पर्सन इज इंडक्टेड इनटू अ फैमिली बिजनेस, व्हाट ऑल थिंग्स ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ, अगर उसको एक्सपेंशन करना है, स्केल करना है बिजनेस को, सो ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इनटू द कोर्स? Yes, we have a specialization, family business specialization. Okay. And those who take family business courses, there are so many courses planned already. Right. Compulsory courses are there. For example, I teach a course on building lasting family business. Okay. So in this course, I teach students how you are going to make a business which will be there forever. And what kind of value system, what kind of trust you are going to build, what kind of strategy you are going to develop there, and how you are going to make a synergy between all, right, so that it is continuously working, it is always there to support the family, and there is no dispute in the family. Because we often see that for a very petty thing they break the family form. Yes. That has to be managed well. And both the generation, in fact the current generation and the incumbent, they need to sit together often to decide on many issues that they are encountering. So we have a range of courses here, और हमारे पास एक्सपर्ट्स भी एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स आते हैं पढ़ाने के लिए, जो इसका जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसकी बात करते हैं, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसकी बात करते हैं, और ऑफ कोर्स बिजनेस की बात तो करते ही हैं। और इसमें जो हम लोग सपोर्ट करते हैं बच्चे को, एक कोर्स, इसी कोर्स में मैं बच्चे को फैमिली बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। कि दे नीड टू डेवलप अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन अर्लियर डेज पीपल यूज टू मेक विल, जो विल बनाते थे जिसमें बहुत सारे लूपहोल्स रह जाते थे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि दोनों जनरेशन साथ में बैठती है और कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर गवर्नेंस कैसे होगा, ओनरशिप का ट्रांसफर कैसे होगा, फिलॉन्थ्रॉफी कौन करेगा घर में, सब करेंगे कि केवल एक ही आदमी करेगा, अगर करंट जनरेशन को पढ़ने भेजना है तो क्या डिसीजन होगा, शादी ब्याह खर्चा कौन उठाएगा, कैसे उठाया जाएगा, फैमिली बिजनेस का फंड कहाँ पर रखा जाएगा, काउंसिल कौन सी बनेगी,
फैमिली बिजनेस की, ये सब कुछ उसमें डिस्कस होता है. एंड व्हेन एवरीबॉडी सिट टुगेदर दे डिसाइड ऑन ईच एंड एवरी पैरामीटर ऑफ फैमिली बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन दे एग्री दैट यस वी डिसाइडेड इट टुगेदर, और उस पर सबके साइन होते हैं. और ये कॉन्स्टिट्यूशन सालों तक रहता है, मतलब जनरेशंस तक रहता है और डिस्प्यूट को अवॉइड करता है. तो जो ईडीआई में हम लोग जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, हम लोग वी आर ट्राइंग टू गेट एज मच एज बेस्ट करिकुलम वी गेट. आई ऑल्सो कोऑर्डिनेट द फैमिली बिजनेस एरिया जो होता है हमारा, जिसमें सारे कोर्सेज का हम हर साल रिव्यू करते हैं. Right. वी हैव आवर एलुमनी देयर, वी हैव फैमिली बिजनेस लीडर्स, एक्सपर्ट्स, MSME experts, and we all sit together to decide what kind of content we are going to update for the current year. So the course has also evolved. Every year we review the entire course. We develop some cases also. मैंने तो अपने बहुत सारे बच्चों के ऊपर केसेस लिखे हैं जो हम उसमें पढ़ाते हैं. यहीं के पास आउट बच्चों के ऊपर केसेस लिखे हैं जो अच्छा कर रहे हैं. And we could publish them in leading journals, globally acclaimed journals. हमारे अपने बच्चों के केसेस पब्लिश होते हैं, उसको हम इंक्लूड करते हैं और भी जो बेस्ट होता है उसको लाते हैं. फैमिली बिजनेस एरिया बहुत अच्छा कर रहा है हमारे यहाँ. और जो बच्चे हैं, चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझसे पढ़ते हैं, तो जाने के बाद मेरे टच में रहते हैं, हम उनकी हेल्प लेते हैं, हम उनको बुलाते हैं, हम उनको क्लास में बुलाते हैं, हम उनको प्रोग्राम में बुलाते हैं. एंड देन दे कम, दे शेयर दैट आई स्टडीड हियर इटसेल्फ, मैंने ये प्लान डेवलप किया, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ऐसे इंप्लीमेंट किया है. एंड एवरीथिंग आई डिस्कस विद डॉक्टर द्विवेदी. जब दिक्कत हुई तो इनसे पूछा है, इनको परेशान किया है और यहाँ पहुँचा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सर, एक डायलेमा हमेशा एक स्टूडेंट को रहता है कि फैमिली बिजनेस की तरफ जाए या न्यू एंटरप्राइज क्रिएशन करे. तो अगर वो डायलेमा से थ्रू एक स्टूडेंट जा रहा है तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं ये कहूँगा कि वो अगर फैमिली बिजनेस में है तो वो देख ले कि अगर वहाँ पे स्कोप है उसको डाइवर्सिफाई करने का, तो डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान रखते हुए कुछ नया प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढे और अपने करंट फैमिली बिजनेस को ही बड़ा बना दे. ओके. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारा जो एक स्टूडेंट है जिसने मशीनों में ही डाइवर्सिफिकेशन कर दिया और एक तरह से उसका नया वेंचर ही है वो, लेकिन वो करंट फैमिली बिजनेस को भी बड़ा करता है और नए बिजनेस को भी आगे बढ़ाता है. ओके. अगर कोई बच्चा फैमिली बिजनेस में नहीं आ रहा है और वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो अभी तक नहीं हो पाया है, और मैं मानता हूं कि बच्चे के पास हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है और वो कर सकता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है बच्चे में, बहुत एनर्जी होती है और चैनलाइज करता है. तो मैंने वंडर्स देखे हैं यहाँ पे अपने कैंपस में. तो अगर वो बैकग्राउंड से नहीं आता तो उसको नए बिजनेस में जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. फैमिली बिजनेस का उसके पास स्कोप भी नहीं है और नया व्यवसाय करना चाहिए. जो बच्चे फैमिली बिजनेस से आते हैं उनके सामने जो डायलेमा होता है कि किधर जाना है, मैं हमेशा कहूँगा कि आपके पास एक बिजनेस है और वो चल रहा है और वो स्टैब्लिश्ड है और आपको ही उसको लीड करना है या आपके जो सिबलिंग्स उनको लीड करना है, तो क्यों नहीं यहीं पे कुछ नया किया जाए. राइट. क्यों नहीं इसी को और आगे बढ़ा दिया जाए, कि क्यों नहीं इसी लेगेसी को, क्योंकि आप 4 जनरेशन बाद जब इस बिजनेस की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 4 जनरेशन की हिस्ट्री लिखी जाएगी. वो बहुत बड़ी बात होती है. तो आपको ट्राई करना चाहिए कि मैं जो मेरे घर में हो रहा है उसमें ही आगे पीछे मैं क्या जोड़ सकता हूँ और जोड़ के मेरी एबिलिटी इसको बड़ा बना दूंगा, ऐसा मेरा मानना है. सर, आपने पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है. MSME पॉलिसीज़ हों या स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है, उसमें से ये आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ इंसाइट्स अगर आप शेयर कर सकें. जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है उनका एक मैंडेट हमेशा रहा है कि इसमें जितना ईज हम कर पाए एंटरप्रेन्योर्स को, राइट, उसको ध्यान रखना है. पॉलिसी मेकर्स को ईज पे बहुत ध्यान दिया गया है. मतलब गवर्नमेंट 3-4 कदम चलने के लिए तैयार है अगर आप एक कदम चलते हैं तो. हर पॉलिसी यही कहती है. अगर मैं सबका निचोड़ बताऊं तो वो कहती है कि आप एक कदम चलो, हम 4 कदम आपके साथ चलेंगे. ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा परिवर्तन है. और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि जो GST कलेक्शन है या फिर जो हमारे स्टार्टअप्स के नंबर हैं या जो यूनिकॉर्न्स का नंबर है या जो GDP का ग्रोथ रेट है या जो हमारा बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो न्यू वेंचर और जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग आ रहे हैं उनकी बात है या ODOP जो हो रहा है उसकी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया है. हर पॉलिसी में इकोसिस्टम बिल्डिंग पे बहुत जोर दिया गया है कि एक व्यवसायी अगर व्यवसाय करता है तो उनको कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम MSME पॉलिसी बना रहे थे तो उसमें चर्चा में निकल के आया कि जो HR है, IT है, फाइनेंस है और नॉन फाइनेंशियल BDS है, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज जिसको बोलते हैं, राइट, ये चारों की रिक्वायरमेंट अलग अलग लेवल पे अलग अलग होती है.
फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार्टअप है तो वहां पे शायद उसको बहुत ज्यादा बीडीएस की जरूरत नहीं पड़ती है, ना एचआर की, उसको फाइनेंस की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। राइट। लेकिन अगर वो एसएमई बन जाता है तो उसको एचआर की जरूरत पड़ती है। अगर वो बड़ा एंटरप्राइज बन जाता है तो फाइनेंस, एचआर, बीडीएस वगैरह सब पड़ती है। तो हम लोगों ने इसके लेवल्स डिसाइड किए थे, यहीं पे काम किया था हम लोगों ने, यही ईडीआई में ही वो रिकमेंडेशंस ड्राफ्ट किए थे, उसके कुछ चैप्टर्स मैंने भी लिखे थे। पूरी लाइफ साइकिल पे काम किया था हम लोगों ने कि एक एंटरप्राइज की लाइफ साइकिल में कहाँ पे किसकी कितनी जरूरत है, और सरकार ने उसके हिसाब से स्कीमें फ्रेम की। आप देख रहे हैं कि आज सरकार जो है वो आपको ई कॉमर्स यूज़ करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करने के लिए, जेम पे कैसे ऑन बोर्ड होना है इसके लिए, एक्सपोर्ट फैसिलिटी इसके लिए ट्रेनिंग देती है फ्री में। कितने सारे जो एस्पेक्ट्स टच पहले नहीं हो पाते थे, गवर्नमेंट उन सब में सपोर्ट करने को तैयार है। भैया तुमको हम वी आर देयर टू सपोर्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट। फंडिंग से लेके, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से लेके, पेटेंट फाइलिंग से लेके, एक्सपोजर विजिट से लेके, दूसरे देश में जाने से लेके, सब कुछ में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। एंड ये सब कुछ नई जो पॉलिसी बनी उनमें रखा गया है। तो मेरा यही मानना है कि यही समय है, सही समय है कि जो बात है वो बिल्कुल सही है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सही समय है। आप जहां भी जाएंगे, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। आप एमएसएमई में जाइए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। आप विमेन एंड चाइल्ड में जाइए, अभी हम लोगों ने ईडीआई ने नेशनल कमीशन फॉर विमेन के लिए, शायद पहली बार हुआ, नेशनल कमीशन फॉर विमेन के लिए हमने एक प्रपोजल दिया ईडीआई ने कि हम लोग अपने देश की महिलाओं के लिए 100 वर्कशॉप करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ईएपी। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन जिसका एजेंडा विमेन एम्पावरमेंट का है, एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत फोकस नहीं, लेकिन लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और कहा ये भी हमारा ही काम है। ईडीआई ने 100 वर्कशॉप्स करी उसके लिए, करगिल से लद्दाख से लेके अंडमान तक। 100 वर्कशॉप्स। और ये दिखाता है गवर्नमेंट का विल पावर, गवर्नमेंट कितना प्रयास करी, हर डिपार्टमेंट कितना प्रयास कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, हर एक तबका में, हर एक सोसाइटी में, हर एक तरह के गांव में, क्षेत्र में। तो मेरा ये मानना है कि जितनी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं सब में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट ने मान लिया है कि यही एक तरीका है जो आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की गई है उसको पूरा करने में बिना उद्यमिता के संभव ही नहीं है। और समाज में उद्यमिता जितनी बढ़ेगी, सेल्फ रिलायंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन होगा। और हमारे यहाँ तो हर एक आदमी उद्यमी है, ये मैंने देखा है। मैं जनजातियों में मैंने काम किया है, मैंने दिव्यांग भाई बहनों में काम किया है। आपको मैं थोड़ा सा और आपका समय लेते हुए बता दूं कि दिव्यांग भाई बहनों में हमने काम किया तो उनमें उद्यमिता का जो लेवल है, इंटेंट है, वो एक सामान्य नागरिक से बहुत ज़्यादा है। इज इट? बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं पाएंगे। क्यों? मुझे समझ में आया, मैंने एक इसके ऊपर स्टडी की तो पता चला कि उनको 2 फ्रंट पे प्रूव करना पड़ता है। पहला फ्रंट फैमिली, बिकॉज फैमिली को लगता है कि इनको हमेशा एक सहारे की जरूरत है, जो कि वो बताना चाहते हैं कि नहीं हम खुद कर सकते हैं। और दूसरा उनको लगता है कि अगर हमने कुछ शुरू किया तो उसको बहुत बेहतर बनाना है, क्योंकि उन्होंने बहुत डिफिकल्टीज देखी हैं। तो उनमें जो इंटेंट है वो उतना किसी में है नहीं। और जितना ही आप देखेंगे डिसएडवांटेज सेक्शन जो है हमारे धरती पर, उसमें विल पावर उतना ही ज़्यादा है। तो जो भारत आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसमें हम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो काम हो रहा है, उससे जब पिरामिड का जो लेवल जो ऊपर उठता जा रहा है, जो इनकम लेवल ऊपर उठता जा रहा है, इसी से कहीं भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। और हर स्कीम इसी की तरफ ध्यान दे रही, इसी पर केंद्रित हो रही है। सर, यू हैव बीन इन्वॉल्व इनटू ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरी रिपोर्ट्स में, एंड आपके इंटरनेशनल जर्नल्स में भी काफ़ी रिपोर्ट्स में आपका योगदान रहा है। क्या ट्रेंड निकल के बाहर आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र में? ये दूसरा बड़ा पहलू है जिसकी वजह से सब कुछ दिख रहा है। एक इंडिकेटर होता है एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन का। वो ये बताता है कि अगर हम 100 लोगों का सर्वे करते हैं तो कितने लोग मानते हैं कि मुझ में एंटरप्रेन्योरशिप मुझे करना है, मतलब हम इंटेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप करने की इच्छा है। डबल हुआ है पिछले 10 सालों में। अच्छा। 100 में से जो लोग पहले कुछ एक्स अमाउंट था, आज वो उसका एक्स मतलब डबल हो चुका है, 2x हो गया, 2x हो गया है। ओके। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा, लोग पहले जो मानते थे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो बहुत बढ़ गया है। वो लोग मानते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं उद्यमिता कर सकता हूँ। ये दूसरा बड़ा इंडिकेटर है।
और तीसरा बड़ा इंडिकेटर है जो इकोसिस्टम का। पूरी दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है एंटरप्रेन्योरशिप में, जी, जो बताता है कि अब मतलब यही जगह है उद्यमिता के लिए। एक तो है कि यही समय है, सही समय है, और यही जगह है, वही है। हाँ, यही जगह है, सही जगह है की बात कह सकते हैं आप। वास्तव में यहाँ पर हर डिपार्टमेंट, हर स्कीम, हर बैंक, हर फंडिंग इंस्टीट्यूशन, हर पॉलिटेक्निक या ITI ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से उद्यमी निकले। बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिला है। और जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इसमें किया, स्टार्टअप इंडिया ऑफ कोर्स बहुत बड़ी स्कीम है। AICT ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है अपने 10,000 से अधिक संस्थानों में उद्यमिता को आगे बढ़ाकर। राइट। UGC ने काम किया हुआ है, IITs काम कर रही हैं, EDI तो पिछले 40 सालों से यही काम कर रही है, EDI का तो बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये जो मैं कह सकता हूँ कि एक पूरा एक मूवमेंट खड़ा हो गया है, और खासतौर से चूंकि सब कुछ युवाओं पे केंद्रित है और युवा ही देश को ड्राइव करता है, युवा ही देश को चलाता है। अगर युवा ने मान लिया है कि उसके अंदर इंटेंट है, वो कैपेबल है, उसको इकोसिस्टम मिल रहा है, तो कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। सर, ये सब ट्रेंड्स देखने मिल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स हैं, थोड़े कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है उनका, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है। बीच में मैं सुन रहा था कि मतलब आज शार्क टैंक आ गया, 4था सीजन चल रहा है अभी उसका। नाउ स्टार्टअप्स हैव बिकम डे टू डे कन्वर्जेशन, डाइनिंग टेबल पे कन्वर्जेशन हो रहा है। पहले ये सुनने आता था कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको लड़की नहीं मिलती थी, अब वो चेंज हो गया है। पर फिर भी हाउ वुड यू एक मैसेज पेरेंट्स को अगर आप दे पाए जिनका बच्चा उद्यमी करना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और एक ट्रेडिशनल सिक्योर जॉब सीख नहीं करता है, तो एक पेरेंट्स के लिए एक मैसेज हो जाए। आप देखिए, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो पहले केवल सरकारी नौकरी होती थी, राइट। तो प्राइवेट नौकरी की बात करना उतना ही बड़ा क्राइम होता था टेबल पे, जो आप कह रहे हैं। लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई नौकरियां सरकार में नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना है लाइवलीहुड के लिए, जहाँ पे रोजगार मिले करना है। ये तो हो गई एक तरफ की बात। अब क्या हो गया है कि अब जो छोटा बच्चा है ना, बहुत छोटा बच्चा, जो 7वीं में पढ़ रहा है, 6वीं में पढ़ रहा है, 8वीं में पढ़ रहा है, अब वो बच्चा स्टार्टअप की बात करता है। और वो बच्चा स्टार्टअप कर रहा है, वो बच्चे को एप्रिसिएशन मिल रहा है, और माता पिता ने भी समझ लिया है। मैं देख रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज देश में बढ़े हैं जी, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े हैं। अभी भी कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे समाज में इसको बहुत मान्यता नहीं मिल पाई है। हम लोग जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट करते हैं उसमें सोशल परसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक इंडिकेटर है। ओके। कि सोशल परसेप्शन एंटरप्रेन्योरशिप का कैसा है, क्या है, वो बढ़ा, वो बदल रहा है। हमने वो भी देखा है, पिछले दशक में बदला है। जैसे गुजरात में नौकरी करता है तो कोई पूछता है कि नौकरी करते हो आप, थोड़ी सी ऐसी बात कही जाती है। और बिजनेस करता है तो अच्छी बात है, कौन सा बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, जानने का थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आता है। आप चले जाए और कुछ प्रदेशों में, मैं नाम नहीं लूंगा, वहाँ पे कहते हैं नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अब उन प्रदेशों में परिवर्तन होने लगा है, क्योंकि अब सरकार ने इस तरह की स्कीमें लेके आ गए हैं, सरकार आगे से फंडिंग कर रही है, सरकार ने मार्केट प्लेस बना दिए हैं, बड़े बड़े डेस्टिनेशंस बना दिए गए हैं। अभी मैं एक स्टडी कर रहा था, मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि मैंने एक स्टडी, EDI ने एक स्टडी की अयोध्या पे, वाराणसी पे, गोरखपुर पे, वृंदावन पे। ओके। ये जो 4 डेस्टिनेशंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, हैं, हाँ, धार्मिक, हाँ, डेस्टिनेशंस कहेंगे इसको, अभी धार्मिक नहीं रह गए केवल ये। ओके। तो इसमें पब्लिक मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और ये एक डेस्टिनेशन बनाया गया है। राइट। जैसे जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक डेस्टिनेशन, वहाँ की स्टडी भी हमने करी। तो अभी क्या सरकार पब्लिक मनी डाल रही है इस ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा फुटफॉल है, उसको और बढ़ा दिया जाए। ओके। बढ़ा देने से क्या होगा, उस पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। जब हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्टडी की 2022 में, तो उस समय इन्वेस्टमेंट हुआ था और उस समय सरकार जानना चाहती थी कि इस पैसे से निकला क्या। हम लोगों ने स्टडी करके बताया कि यहाँ से 18,000 जॉब निकले 50 किलोमीटर के एरिया में, दायरे में। यहाँ पे इतने का बिजनेस खड़ा हो गया, इतना फुटफॉल हो रहा है, इतने होटल्स में वैल्यू क्रिएशन हो गया है, इतने लोगों, इतनी महिलाओं को जॉब मिल गया है, वगैरह वगैरह जी। मतलब एक डेस्टिनेशन आप क्रिएट करते हैं और वहाँ पे दुनिया भर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाती है, उस क्षेत्र के लोग जान जाते हैं। अब वहाँ के लोगों से जाके पूछे कि आप माइग्रेट करोगे तो जाने को तैयार नहीं है,
उनको रोज बिजनेस बढ़ रहा है। तो सरकार ने जो कुछ कदम उठाए हैं, खासतौर से अयोध्या को इतना बड़ा डेस्टिनेशन बना दिया, बनारस को बना दिया, पूरा कॉरिडोर बना के खड़ा कर दिया, और उसके साथ और साइट्स को जोड़ दिया। जोड़ देने से क्या है, जब टूरिस्ट आता है तो 4 जगह और जाके आता है, पैसा खर्च करता है। पैसा तो लोगों के पास है खर्च करने के लिए, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। तो अब परिवारों में लगने लगा है कि भाई नौकरी करे कितना पाते, क्योंकि प्राइवेट तक बात आ गई है, प्राइवेट में नौकरी करके कितना पाते, उससे अच्छा अपना खुद का डालो, खुद का डालो। हम भी बैठेंगे, परिवार बैठेगा, सब लोग मिलके करेंगे, और सब लोग मिलके काम करें, जरूर कुछ अच्छा कमा लेंगे, और कमा रहे हैं। और दूसरा प्रूफ किया है जो हमारे SRLMs हैं, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस हैं, इन लोगों ने गांव-गांव में जो SHGs को खड़ा कर दिया है, तो गांव में एक तरह से एक्सेप्टेंस हो गया कि भाई अपना ही कुछ कर लेना है, जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास हम कंपोस्ट बना सकते हैं, हम नर्सरी चला सकते हैं, हम श्री अन्न के बिस्किट बना सकते हैं, हम फिनाइल बना सकते हैं, हम ब्यूटी पार्लर सेंटर चला सकते हैं, हम वेफर्स बना सकते हैं। ये सब गाँव में हो रहा है। तो अगर ये सब क्राफ्ट पे काम हो रहा है, तो अगर हमें गांव में करके और अपना अच्छा खासा अर्निंग कर ले रहे हैं, और फ्लेक्सिबल भी है, जब 4 घंटा मिलता है तब करते हैं, तो अब लोगों की धारणा बदल रही है। और जो पेरेंट्स हैं वो तो बड़े विजिलेंट है अपने बच्चों को लेके, तो वो देख रहे हैं कि बच्चे को हम नौकरी में डालेंगे तो कितना क्रिएट कर पाएगा और कितना लंबा चल पाएगा, क्योंकि प्राइवेट की जॉब जो है वो बहुत लंबी की भी नहीं जा सकती। तो बच्चे का अपना खुद का कुछ शुरू करता है तो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। हमारे पास जो बच्चे आते हैं और जो उनके पेरेंट्स आते हैं, तो मैं देख रहा हूँ बड़े प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं लोगों के कि अपने बच्चे का कुछ करवाना है हमको, इसको कहीं और भेजने से अच्छा है कि यहीं रहे और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाए। या हम चाहते हैं, हम तो सर्विस करके देख लिए, ये कुछ काम करेगा तो ये अपना कुछ कर पाएगा, और हम देख रहे हैं इस फील्ड में बड़ी डिमांड है। दूसरा, सोशल सेक्टर की डिमांड लोगों को रियलाइज हो गई है। राइट। जैसे कि डेयरी चलाना है, डेयरी को इंटीग्रेट कर देना सोशल सेक्टर है, माइक्रो फाइनेंस को इंटीग्रेट कर देना सोशल सेक्टर है, क्राफ्ट को इंटीग्रेट कर देना सोशल सेक्टर है, जो टॉयलेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ जाना सोशल सेक्टर है। अब इसमें दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और इन सब की वैल्यू है। अब वेस्ट कलेक्टर्स को देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कितना बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया। तो अब धीरे धीरे धारणा बदल रही है। और परिवारों को मैं अगर मैसेज देना कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों में इतनी एबिलिटी है कि उनको हम जॉब में न ढकेलें, क्योंकि जॉब में जाएगा तो किसी और का विजन पूरा करेगा, और उसमें इतना विजन हो गया है, इतना पढ़ लिख लिया है और इतना जान गया है चीज़ों को, कि अब उसे खुद का कुछ करना है। और खुद का आज तो कल करेगा ही करेगा, वो जितना पहले शुरू करेगा उतना बड़ा बिल्ड खड़ा कर देगा। तो उसे उसी में जाना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे क्रिएटिविटी है उसको प्रोपेल करना चाहिए। और हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, हम लोग तो इसी के लिए यही काम करना चाहते हैं। इन्हीं बच्चों के साथ हम अपनी एनर्जी को डबल करते हैं और उनको और आगे बढ़ाते हैं। तो मैसेज यही रहेगा सारे फैमिलीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए। सर, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेरेंट्स को तो आपने मैसेज दे दिया, अब अगर स्टूडेंट एक EDI का कोर्स है और एक जो नॉर्मल कन्वेंशनल MBA है, उसके बीच में अगर उसको सिलेक्ट करना है, तो हाउ इज EDI डिफरेंट देन अदर कन्वेंशनल MBA कॉलेजेस? अब MBA का जो मैं देखता हूँ, मैं सीधे पैकेज की बात करता हूँ जी। पैकेजेस जो देखता हूँ कि 12 लाख 15 लाख के पैकेज होते हैं। बड़े संस्थानों की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों की बात कर रहा हूँ। 2 साल पढ़ने के बाद अगर 15 लाख का पैकेज बच्चा पाता है, तो 15 लाख होगा, फिर 17 लाख होगा, फिर 20 लाख होगा, फिर 30 लाख होगा 3 साल में। और हमने जो हमारा बच्चा देखा है, चूँकि वो इतना ग्राउंड रियलिटी से अपडेट हो जाता है और हैंड्स ऑन नॉलेज पा जाता है EDI में, कि उसको कुछ चीज़ बिल्ड करने में 4 साल लगते हैं करोड़ रुपए तक पहुंचने में जी। और उसके बाद से जो है वो इतना बड़ा टारगेट हो जाता है कि उसको जो मल्टीप्लाई करता है वो अलग एक बात हो जाती है। जो स्कूलों में डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ जो पढ़ाई होती है वो पूरा फील्ड की पढ़ाई होती है। ओके। मतलब बच्चे को अगर हम सिखाते हैं कि भैया देखो तुम्हें अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन ऐसे कराना है, करो, पढ़ाई के दौरान करो, अपना वेबसाइट बनाओ, बनाता है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, अपना उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कर लो, अपने फॉर्म को यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लो, ये फंडिंग ले आओ, पिच बनाओ, प्रेजेंटेशन करो, प्लॉट को डेवलप करो, उसको डिजाइन करो। अच्छा, ये सब प्रैक्टिकली कोर्स के दौरान ही होता है? दौरान ही होता है। अच्छा, दौरान ही होता है, उसको अलग से जाके थोड़े 2 साल लगाने वाला है। ये थियोरेटिकल नहीं, एक वर्कशॉप है जहाँ पे आप 2 साल के लिए आ रहे हैं, हैंड्स पूरा ऑन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, हैंड्स ऑन। इनफैक्ट बच्चे यहाँ रहते हुए शुरू कर देते हैं बिजनेस को। ऐसे बच्चे जो, जैसे मैंने एक लड़की का एग्जांपल है, छात्रा का, जिसने यहाँ रहते हुए बिजनेस शुरू कर दिया। कितने सारे बच्चे ऐसे। तो हमारे यहाँ और बाकी जगहों में अंतर है कि बाकी जगह जो है वो ग्रेड्स पे बात होती है, कितने ग्रेड पॉइंट्स मिले
और हमारे यहाँ हुई कितने के फंडिंग ले आए। ओके। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो हवा है उसमें पैकेज की बात नहीं होती, हमारे यहाँ सीड फंड की बात होती है, हमारे यहाँ कौन सी ग्रांट मिल गई बात होती है, हमारे यहाँ कौन से लेवल पे पहुंच गए बात होती है, हमारे किस विषय से इंटरेक्शन चल रहा है उसकी बात होती है, हमारे यहाँ कौन सा पेटेंट फाइल किया उसकी बात होती है, हमारे यहाँ कौन कौन से इंक्यूबेशन सेंटर्स में इंक्यूबेट होने जा रहे हैं इसकी बात होती है, आइडियाज की बात होती है, आइडियाज से प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशंस क्या एग्जैक्टली। और तुम्हारा जो बिजनेस प्लान है वो 4 साल में ब्रेक इवन आता है कि 3 साल में ब्रेक इवन आता है उसकी बात होती है। और हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी मेंटर कर रहे हैं और हमारे बच्चों को मेंटर कर रहे हैं, जो बड़ा रेयर है। हमारा जो एक फैकल्टी जो पूल है वो एक रेयर मिक्स है, जो इंडस्ट्री के साथ काम करने वाला है, गवर्नमेंट में टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने वाला है, पैन इंडिया प्रोजेक्ट चलाता है, स्टेट वाइड प्रोजेक्ट चलाता है, वो क्लास में पढ़ाता है। तो वो चीज़ बताता है जो हो रहा है, वो ये नहीं बताता जो किताब में लिखा हुआ है। किताबें अक्सर पुरानी होती हैं और हम लोग फील्ड की बिल्कुल आज की बात आज क्लास में पढ़ाते हैं। ये अंतर है और बच्चे समझ जाते हैं। बच्चे एक बार बात करते हैं, बच्चे समझ जाते हैं कि हमें वापस किताब पढ़ने जाना है, इंफॉर्मेशन लेने जाना है या नॉलेज लेने जाना है। मैं बल्कि ये बात कोट करता हूँ, ईडीआई जो है वो नॉलेज ड्रिवन इंस्टीट्यूशन है। बाकी जो 20 स्कूल्स हैं वो इंफॉर्मेशन ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस है। दे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन विच इज देयर ऑलरेडी इन द बुक्स और आर इंटरनेट। We transfer knowledge that we gathered just yesterday and we translate it in the class. तो वो डिफरेंस है, बच्चे को आज की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जो बहुत फायदेमंद होती है। सर बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट नाउ। जो आपने डिटेल्स और इन्फॉर्मेशंस और इंसाइट्स शेयर की हैं, रियली इट वाज एन आई ओपनिंग फॉर मी एज वेल एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल बेसिस पे लगा होगा। सो एनीथिंग लास्ट कुछ लाइन अगर आप शेयर करना चाहें एंड देन वी विल क्लोज द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी बातें हुई और मैंने भी सब बताया जितना हम काम कर रहे हैं। ईडीआई का एक जो मैं देखता हूँ कि मैं ईडीआई में जब ज्वाइन किया तो कुछ ही सालों का अनुभव रहा था मुझे, और इसके पहले मैं एक संस्थान में था, वहाँ से यहाँ पे आया। ईडीआई एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोज़ लर्निंग है एवरी डे, और ईडीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको आप में जितना कुछ बेहतर है सब निकाल के ईडीआई टेबल पर रख देता है। मतलब अगर आप ईडीआई में हैं तो आपके लिए इतना एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप में जो बेस्ट है वो आपके सामने दिखेगा कि मुझ में इतनी सारी चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी। यहाँ बच्चा आता है बिल्कुल यही कह के जाता है, जो बच्चे हमारे पास आउट होते हैं। और जो इसको सुन रहे हैं मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका बेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो आप ईडीआई में आइए, और ये ऐसा सिस्टम है कि आपका बेस्ट निकाल के आपके सामने रखेगा और आप जान पाएँ कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। आपके लिए पूरी दुनिया प्ले ग्राउंड हो जाती है। आपके लिए एक ऑफिस प्लेग्राउंड नहीं होता, पूरी दुनिया प्लेग्राउंड हो जाती है, और आप अपने को एक इतना एनर्जी फील करते हैं कि मैं तो दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। ईडीआई ये सिखाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है, एज ए टीचर एज ए प्रोफेसर मैंने देखा है, और मैंने अपने बच्चों को एम्पावर होते हुए देखा है, अपने बच्चों को बहुत बड़ा होते हुए देखा है यहाँ से निकलने के बाद। और जो भी हमारे प्राउड एलुमनी है उनका आज भी यही कहना है कि यहाँ पे 1 साल 2 साल में जो सीखा है उसका बहुत लाभ मिलता है। और ईडीआई खुद एक ऐसा सेंटर जो अपने आप में रोज लर्निंग खुद में लेता रहता है और वही ट्रांसलेट करता रहता है, तो एवर इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन है और इसका सबको लाभ मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम and absolutely incredible episode we recorded. We talked about government projects, how to connect to government. We talked about family business. We talked about reports and insights from that reports. And I don't have words to express this. अगर आपको भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस एपिसोड को, and please keep connected to us. Thank you so much. Thank you.